हेलो गाइज, जय हिंद जय भारत एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, हम लोगों ने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में 11th क्लास केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। देन आफ्टर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम लोगों ने अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल से देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है तो वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में कैसे वो अरेंज होते हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत कंसेप्चुअल वे में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। क्लियर है। अब फिर उसके बाद हम लोग बच्चे आज का जो क्लास है हम उसमें ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो इसका हमारे लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है। क्योंकि जब तक से हम किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन समझेंगे नहीं, जब तक से हम किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस समझेंगे नहीं, तब तक से हम उसे फोड़ेंगे नहीं। तो चलो हम लोग आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है मेनली कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो डिफरेंट कंपोनेंट है कैसे ओरिजिनेट होते हैं उनका और उनका हमारे लाइफ में यूजेज क्या है, ताकि हम इस वर्ल्ड को और इस साइंस को बहुत अच्छे से समझ सके, अपने लाइफ से कनेक्ट करके, रियल लाइफ से कनेक्ट करके। क्लियर है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ द पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी सारे चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मीन्स अगर हम उसे आर्टिफिशियली अगर बनाना चाह रहे हैं तो हम कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो डिफरेंट पार्ट है उसे हम कैसे बनाएंगे। क्लियर है। और फिर हम देखेंगे कि उसका यूजेज क्या है। तो वन हुआ ओरिजिन एंड सेकेंड इज द यूजेज। क्लियर है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो हम उसके अपने लाइफ में कैसे उसका यूज करते हैं। क्लियर है। तो बच्चों चलो हम लोग रिकैप कर लेते हैं एक बहुत जल्दी। क्लियर है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बातें करें, फ्रीक्वेंसी दैट इज़ द न्यू, मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसे कवर किया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर ये स्पेक्ट्रम है दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों क्या होता है, मैंने बोला था कि गामा के जो गामा रेज है उसका सबसे हायर फ्रीक्वेंसी होता है। तो मान के चलो ये है गामा रेज एंड देन आफ्टर एक्स रेज एंड देन आफ्टर अल्ट्रा वायलेट rays and then after visual rays and then after infrared and then after microwaves and then last one is the radio waves। क्लियर है। तो हम लोगों ने बच्चों ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है उसका वेवलेंथ कम होता है। तो बच्चों अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा बच्चों, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ wavelength, that is the lambda.
क्लियर है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सारा डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। दिस इज़ द 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें मेनली 7 टाइप के जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है वो है। तो कौन कौन से हैं बच्चों? फर्स्ट वन इज़ द रेडियो वेव, सेकेंड वन इज़ द माइक्रोवेव्स, थर्ड वन इज़ द इंफ्रारेड, फोर्थ इज़ द विजिबल रेज एंड फिफ्थ इज़ द अल्ट्रावायलेट रेज एंड सिक्स्थ इज़ द एक्स रेज एंड सेवन्थ इज़ द गामा रेज। क्लियर है। तो अब हम लोग इसका देखेंगे कि भाई जो रेडियो वेव्स है वो उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज है और ये कैसे ओरिजिनेट होता है, मीन्स इसका सोर्सेस क्या हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेडियो वेव्स रेज। क्लियर है। तो फर्स्ट वन इज द रेडियो वेव्स। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे देखो इसका जो ओरिजिन है या इसका जो हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे, सोर्स क्या है बच्चों? इसके दो तरह के सोर्स है। फर्स्ट वन इज द व्हेन एवर अ चार्ज पार्टिकल विल बी अंडर एक्सीलरेशन दैट विल प्रोड्यूस रेडियो वेव्स। क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया व्हेन एवर अ चार्ज्ड पार्टिकल will go under acceleration। तब हमें क्या मिलेगा बच्चों? तब हमें ये जो प्रोड्यूस करेगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रोड्यूस करेगा वो किस फॉर्म में होगा बच्चों? वो रेडियो वेव्स फॉर्म में होगा। मीन्स व्हाट कि मीन्स जिसका एनर्जी बहुत कम होगा, जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा। क्लियर है। तो ये हो गया सेकेंड। हम इसे प्रोड्यूस करते हैं कैसे बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट से विथ हाई फ्रीक्वेंसी। हम इसके थ्रू भी क्या जनरेट कर सकते हैं बच्चों? हम जनरेट कर सकते हैं रेडियो वेव्स। क्लियर है। तो अब हम लोग इसके, तो ये दो सोर्सेस हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बच्चों इसके यूजेज। अब यहाँ पे देखो जो बच्चों जितने भी तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, जो सिग्नल होते हैं, उसमें कौन सा वेवलेंथ बच्चों जितने भी तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो या सेल फोन्स हो या एम हो या एफएम हो। अब बच्चों हम इसका देखते हैं यूजेज। तो यूजेज क्या है बच्चों? जितने भी तरह का जो कम्युनिकेशन है उसमें किसका यूटिलाइजेशन होता है? उसमें यूटिलाइजेशन होता है रेडियो वेव्स का। मीन्स जिसका वेवलेंथ बहुत हाई हो और जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो और जिसका एनर्जी भी बहुत कम हो, वैसे वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों? हम यूज करते हैं जो डिफरेंट टाइप के जो कम्युनिकेशन है जो हमारे डेली लाइफ में, चाहे वो हमारा मोबाइल फ़ोन हो या चाहे वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो या वो सेल फोन हो। तो ये जितने भी जो इस तरह के जो कम्युनिकेशन के लिए जो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है रेडियो वेव्स। क्लियर है। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? फर्स्ट used in amplitude modulation। क्लियर है, जिसे हम AM बोलते हैं। फिर सेकेंड यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप लोगों ने नाम सभी लोगों ने सुना होगा।
जिसे हम FM बोलते हैं। एंड देन थर्ड वन इज द यूज्ड इन सेल फोन्स एंड फोर्थ वन इज द यूज्ड इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग। जितने भी जो हम लोग लाइव मैचेज वगैरह जो देखते हैं वहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंपोनेंट यूज हो रहा है, वो है रेडियो वेव्स। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेडियो वेव्स का देख लिया कि भाई इसका प्रोडक्ट मैंने इसे हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और इसका हमारे लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है। क्लियर है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इसका नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। एंड देन बच्चों इसके आफ्टर दैट हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द माइक्रोवेव्स। सेकेंड इज द माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, तो अब इसका हम लोग सोर्स की बात करते हैं, दैट इज द सोर्स। इसका जो सोर्स है बच्चों, ये जो प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है बच्चों, स्पेशल टाइप ऑफ जनरेटर, दैट इज ट्रोन ट्यूब। अब तो इसका जो बच्चों इसका जो सोर्स है और इसका जो जनरेशन है वो किसके थ्रू होता है, स्पेशल टाइप ऑफ जनरेटर, अगर हम दैट इज द क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब के थ्रू इसका जनरेशन होता है। तो चलो अब हम इसका यूजेज देखते हैं। क्लियर है। मेनली जो इसका बच्चों जो माइक्रोवेव्स का जो यूज होता है वो कहाँ होता है बच्चों, वो होता है रडार सिस्टम में। क्लियर है। तो यूज्ड इन रडार सिस्टम इन एयर का रडार सिस्टम इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। अब यहाँ पे देखो ये रडार का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर है। तो बच्चों जितने भी जो आसमान में जो प्लेन हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, जो फ्लाइट हैं, उड़ते रहते हैं, तो उनका स्पीड, उनका लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स का। क्लियर है। इसके अलावा हम इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चों, यूज्ड इन ट्रैफिक पुलिस। कहाँ बच्चों, टू मेजर स्पीड ऑफ व्हीकल। तो जो जब हम किसी हाईवे पे, किसी रोड पे जब हम जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि ओवर स्पीड से कोई व्हीकल जा रही है, तो उसका स्पीड को पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है बच्चों, वहाँ पे यूज किया जाता है माइक्रोवेव्स का। क्लियर है। फिर हम थर्ड वन इसका यूज देख सकते हैं, यूज्ड इन मेजर द स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। मीन्स नहीं बोलते हैं कि जैसे कोई बॉलर ने
150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने स्पीड से बॉल फेंका। तो उसका भी मेजरमेंट के लिए वो किस प्रोसेस से मेजरमेंट किया जाता है और उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है माइक्रोवेव्स। क्लियर है। एंड देन फोर्थ, चूँकि जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए हम कुकिंग के लिए भी माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो जो फोर्थ वन इज द, यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइक्रोवेव्स एब्जॉर्ब्ड बाय फूड मॉलिक्यूल्स। So it is also used in cooking। क्लियर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोवेव्स का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, एंड देन उसका यूटिलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में कैसे और कहाँ पे होता है। क्लियर है। अब चलो हम लोग देखते हैं बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड वन इज द इंफ्रारेड रेज। तो अब हम इसका देखते हैं सोर्सेस क्या हैं। ये जो प्रोड्यूस्ड होता है ये किसी भी वैसे ये जो वैसे बॉडी से जो गर्म होता है और गर्म होने के साथ वो एनर्जी इमिट करता है, मीन्स इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम incandescent set body। क्लियर है। तो यहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है और इसका बच्चों जो यूटिलाइजेशन है, यूजेज फिजियोथेरापी इन क्यूरिंग मस्कुलर स्ट्रेन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमें मस्कुलर स्ट्रेन है तो अगर हम फिजियोथेरापी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या यूज करेगा बच्चों, वो इंफ्रारेड रेज का यूज करके हमारा जो मस्कुलर स्ट्रेन है उसको क्यूर करेगा। क्लियर है। एंड देन फर्स्ट वन इज द, second one is the to make or heat any body। क्लियर है। अगर किसी भी चीज़ को हमें गर्म करना है तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड वेव्स का बॉडी। थर्ड वन इज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। फोर्थ नाइट विजन कैमरा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा इंफ्रारेड रेज है उसका कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन है, टू मेक या हीट एनी बॉडी या और एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है। आप यहाँ पे भी कर सकते हो एनी ऑब्जेक्ट। एंड फॉर
वेदर फोरकास्टिंग, जो हमारा मौसम का जो अनुमान लगाया जाता है तो किसके हेल्प से लगाया जाता है बच्चों? इंफ्रारेड रेज के हेल्प से जो वेदर फोरकास्टिंग होता है इसके हेल्प से ही पॉसिबल है। क्लियर है? फिर हम इसका कहाँ यूटिलाइजेशन करते हैं? हम यहाँ पे नाइट विजन कैमरा में, या जो हमारे घर में जो टीवी का जो जितने भी जो रिमोट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं बच्चों? वो होते उसमें जब हम किसी रिमोट को जब हम प्रेस करते हैं तो वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है? वो ऑपरेट होता है इंफ्रारेड रेज के थ्रू। ठीक है ना? तो ऑल रिमोट्स क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इसका सोर्सेस क्या है इंफ्रारेड रेज का और यूजेज क्या है। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ इज द विजिबल रेज। अगर हम इसे आर्टिफिशियली अगर इसे हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं विजिबल रेज का मीन्स विबग्योर को, तो कैसे होता है बच्चों? सोर्स क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय एटॉमिक एक्साइटेशन। मीन्स जब एक एटम है, एटम के यहाँ न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट है और जब हम ये मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ग्राउंड स्टेट में है। जब हम इसमें कोई एनर्जी देते हैं, कोई एनर्जी देते हैं और जब उसको हम ग्राउंड स्टेट से जब उसको हम एक्साइटेड स्टेट की तरफ ले जाते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हमें इसको इस स्टेट में ले जाना है यहाँ पे, तो जब ये इस ऑर्बिट से जब इस ऑर्बिट में आता है बच्चों, तो ये क्या करता है? ये रेडिएशन इमिट करता है। तो वो जो रेडिएशन होता है वो क्या होता है बच्चों? वो विजिबल रेज होता है। इसके बारे में हम लेटर हम लोग फर्दर क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे एटॉमिक एक्साइटेशन का। तो इससे हम विजिबल रेज को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम बच्चों इसका यूजेज क्या है? अब यूजेज तो यही है भाई कि हम पूरे दुनिया को जो देख रहे हैं वो क्यों पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है किसकी वजह से? विजिबल रेज की वजह से। आगे दुनिया में जितने भी तरह के जो कलर्स दिख रहे हैं वो कौन से रे की वजह से पॉसिबल है? वो पॉसिबल है विजिबल रेज की वजह से। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अब ब्यूटीफुल वर्ल्ड से मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों? कलर। एंड ये कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है? इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इन सिनेमा हॉल और टीवी स्क्रीन। और टीवी स्क्रीन पे या हम कोई भी मूवी सीरियल कुछ भी देख रहे होते हैं तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है बच्चों? वो पॉसिबल है विजिबल रेज की वजह से। क्लियर है? तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर विल गो फॉर द फिफ्थ पॉइंट। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट इज द अल्ट्रा वायलेट रेज। इसका जो सोर्स है बच्चों, सोर्स क्या है? सोर्स है इसका अ वेरी हॉट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल सन।
मीन्स सन से जो लाइट निकलता है जो हमारे तक आ रहा है वो क्या है बच्चों, उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज क्या है बच्चों, क्योंकि जो सन है वो बहुत ही हॉट है, मीन्स उसका जो सरफेस होता है उस पर कितना डिग्री टेम्परेचर होता है बच्चों, उसमें अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो सोचो अगर इतना किसी भी बॉडी को आप गर्म करोगे तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। तो चलो अब हम इसका देखते हैं यूजेज। बच्चों इसका जो मेन यूजेज है ये क्या करता है, जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है इसके पास क्या है बच्चों, इसका पास हाई फ्रीक्वेंसी होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी होता है मीन्स हाई एनर्जी होता है, और जब हाई एनर्जी होता है तो इसके पास पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है। तो जब पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है बच्चों, ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो अगर हमें कहीं भी अगर बैक्टीरिया को किल करना है तो हम किसको यूज कर सकते हैं बच्चों, हम यूज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज को। क्लियर है। फर्स्ट वन इज द टू किल बैक्टीरिया या जर्म। क्लियर है। सेकेंड टू प्यूरिफाई वाटर। अब वाटर को प्यूरिफाई कैसे करेंगे, वाटर में क्या होता है बच्चों, जर्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू उसको हम किल करके उससे हम क्या करते हैं बच्चों, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। थर्ड वन इज द टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मीन्स कि एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर हम उसे दोबारा यूज करना है, और हम जब दोबारा यूज करें तो किसी भी तरह का पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, तो उससे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, उससे हम अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से उसका हम स्टेरिलाइज करते हैं, और उस पर जो जितने भी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी जो जर्म्स हैं या जितने भी जो बैक्टीरिया हैं या जितने भी जो कोई हानिकारक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे को हम किल करके फिर से हम रीयूज करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को। क्लियर है। एंड फोर्थ वन इज द टू डिटेक्ट फिंगर प्रिंट्स। तो हम बच्चों जो फिंगर प्रिंट को, जो हमारा जो फिंगर प्रिंट होता है उसको अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम वहाँ पे किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, हम वहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज का। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग ने देख लिया कि फिफ्थ कंपोनेंट देख लिया, अब हम लोग चलते हैं सिक्स्थ कंपोनेंट पे, दैट इज द एक्स-रे। इज द एक्स-रेज। इसके बारे में हम लोग सभी ने सुना है। क्लियर है। तो अब इसका सोर्सेस क्या है बच्चों, अगर हम इसे आर्टिफिशियली बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। इसका जो सोर्सेस है, जब कभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है, अगर हम उसको सडनली अगर उसको स्टॉप करते हैं एक मेटल टारगेट से, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होता है तो कौन सा कंपोनेंट होता है बच्चों, वो होता है एक्स-रेज। क्लियर है। तो व्हेन वी स्टॉप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मेटल टारगेट, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा एक्स-रेज। क्लियर है। अब इसका
यूजेज देख लेते हैं कि इसका यूजेज क्या क्या है। इसका जो मेनली यूजेज होता है बच्चों, वो कहाँ पे होता है बच्चों? मेडिकल डायग्नोसिस में। क्लियर है? तो चलो हम लोग देख लेते हैं मेडिकल। फर्स्ट वन इज द मेडिकल सिस। अब बच्चों यहाँ पे देखो मेडिकल डायग्नोसिस में कैसे होता है, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट का जो अपर एनर्जी वाले जो पोर्शन होते हैं, और वहाँ से लेकर चाहे अल्ट्रा वायलेट हो या फिर एक्स रेज हो या फिर गामा रेज हो या कॉस्मिक रेज हो, ये सब जितने भी जो सारे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें बोलते हैं आयोनाइजेशन रेडिएशन। मीन्स क्या है कि इनके पास इतना एनर्जी है कि वो किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल से वो क्या कर सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को डिटैच करके उसे आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों? आयोनाइजेशन रेडिएशन। और जो आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है उनका क्या बच्चों? उनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स अगर हमारे शरीर में है तो स्किन को भी वो पेनिट्रेट करके हमारे जो बोन्स हैं वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पे है? वो है मेडिकल डायग्नोसिस में। क्लियर है? मेडिकल डायग्नोसिस में हम लोग क्या क्या कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर, टू क्योर स्किन डिजीज, and third one second is the to detect explosive material inside a smuggler। जो एयरपोर्ट हो या कहीं भी हो, आप देखोगे कि जो स्मगलर पकड़े जाते हैं तो उनका जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है उसको हम किसके हेल्प से डिटेक्ट करते हैं बच्चों? वो करते हैं एक्स रेज के थ्रू। क्लियर है? एंड थर्ड वन इज द थर्ड वन इज द बच्चों जो बहुत बड़े बड़े जो ब्रिज होते हैं तो उसमें कहीं क्रैक आ जाता है, तो उस क्रैक को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं? हम यूटिलाइजेशन करते हैं एक्स रेज का। क्लियर है? तो टू डिटेक्ट क्रैक्स इन ब्रिजेज। क्लियर है? तो ये हमारा 6 पॉइंट यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब देन हम लोग कंप्लीट करेंगे 7th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट। क्लियर है? ब्रिज। तो अब हम लोग चलो देखते हैं 7th पॉइंट, दैट इज द गामा रेज। सेवंथ इज द गामा रेज। क्लियर है? अब बच्चों ये जो गामा रेज होते हैं बहुत ही खतरनाक रेज होते हैं। अगर गामा रेज हमारे शरीर पे आ जाए तो बहुत ही चंद मिनटों में हमारे जो ये जो स्किन है या जो बोन है वो सारे को मेल्ट कर देंगे। क्लियर है? तो इनका जो सोर्स है वो सोर्स क्या है बच्चों? वो सोर्स है किसके, कहाँ से ओरिजिन होते हैं? इनके लिए जो सोर्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
जो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम एटसेट्रा। क्लियर है ना। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज तीनों प्रोड्यूस करते हैं। तो जो गामा रेज है वो हमें मेनली कहाँ से मिलता है बच्चों, वो मिलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो अब इसका यूजेज क्या है, जो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर फिजन, फिजन मीन्स जितने भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है गामा रेज। गामा रेज के पास बहुत ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके वजह से उसके पास जो एनर्जी होता है बहुत ही हाई होता है। क्लियर है। एंड देन सेकेंड वन इज द फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। क्लियर है। तो जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है तो उस ट्रीटमेंट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं गामा रेज का। क्लियर है। एंड देन थर्ड वन इज द टू डिटेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर होता है, पेनेट्रेटिंग पावर इज वेरी हाई। सो इट इज यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट, फॉर ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। मीन्स एक एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है हम उसको अगर ब्रेक करना चाहें, क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है किसी भी एटम को, बट गामा रेज के पास इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि वो न्यूक्लियस को भी ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो टॉपिक यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, और फिर उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसके कितने डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, और वो आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कैसे अरेंज होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा है कि भाई वो कौन सा कंपोनेंट है जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा और वेवलेंथ सबसे कम होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनका हमारे डेली लाइफ में कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है, और अगर हम उसे आर्टिफिशियली बनाना चाहते हैं तो हम कैसे उसे आर्टिफिशियली ओरिजिनेट कर सकते हैं, कैसे हम उसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टिकल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग अभी वेव बिहेवियर या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक हम कवर कर रहे थे। एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलो आप लोग तब तक से बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।